इसको सीधे सीधे कायरता कहते हैं कि अगर आप जो है पहले से ही मैदान छोड़ रहे हैं तो ये डिफेंस नहीं होता है, ये कायरता होती है कि हम्म। भैया हम पहले से ही भाग लो यहाँ से। तो जो मैंने बात कही कि अमेरिकन बाय नेचर दे आर नॉट फाइटर्स, दे आर जस्ट मैनिपुलेटर्स, और दे कैन नॉट फाइट। अगर 1-1 की फाइट होगी तो अमेरिकन पिट जाएंगे बुरी तरीके से। तो ये ऊपर ऊपर से आएंगे और हमला करके चले जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि अभी क्या था। हालांकि उस्तुक तो साहब देख कह रहे हैं लीजिए कि ना। ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अभी फाइट कर लियो और अगर ईरान की सरकार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनका देश वैसे भी चल रहा है, वो अपने मिसाइल्स को कल को स्टॉक करना ही नहीं चाहेंगे, वो फायर कर देंगे और चाहेंगे कि अमेरिकी बेसिस को निशाना बना जाए। तो एक बहुत बड़ा इस पे स्टेक है अमेरिका का फंसा हुआ कि वो करेगा कि नहीं करेगा। सुदीप सर, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जहाँ तक ईरान के विरोध का सवाल है, हम्म। ये स्पॉन्टेनियस विरोध है। मैं किसी भी मत से सहमत नहीं हूं कि किसी तीसरे शक्ति ने इसको हवा दी है। ये महसा अमीनी के मामले में भी 2022 में हुआ था, हम्म। 600 लोग मारे गए थे। अभी का बहुत ही विभत्स है। 40 साल से सैंक्शन लगे हैं, छोटे मोटे चीज 5 गुना 10 गुना महंगाई में बिक रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। ईरान तो इसलिए सस्टेन कर रहा है कि आधा ईरान जो है वो फर्टाइल लैंड है, वहाँ कुछ पैदा हो जाता है जिसमें वो लोग खा पी लेते हैं। अदरवाइज ईरान की हालत, आम जन की हालत बहुत ही खराब है। महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है, ये महिला पुलिसिंग, ये मुल्ला के खिलाफ ईरान के आम जन का विद्रोह है। लेकिन अमेरिका को कोई सैनिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। अगर अमेरिका सैनिक कार्रवाई करता है तो मुल्ला का पावर फिर कंसोलिडेट हो जाएगा, हम्म। और मुल्ला उसको इस्लाम के नाम पर लड़ाई शुरू कर देगा। और फिर आप देखेंगे कि जो इस्लामिक देश हैं उनके लिए भी एक अहम प्रश्न बन जाएगा कि वो अमेरिका की भर्त्सना करें। पाकिस्तान जी। जैसे देश जो कि टुकड़ों पर पलता है अमेरिका के, वो भी कुछ कहने को अमेरिका के खिलाफ बाध्य होगा, चूंकि इस्लाम की बात आ जाएगी। तो हम्म। ये अमेरिका को चाहिए कि सिर्फ बयानबाजी से मदद करे, इंटरनेट वगैरह दे, इंटरनेशनल लेवल पे उठाए। अमेरिका का वहां हमला करना किसी भी स्थिति में खमेनेई को अपदस्थ नहीं करेगा। मेरा मानना हम्म। है कि अगर अमेरिका इसी तरह से आंदोलन को होने दे और सैनिक हस्तक्षेप नहीं करे तो खमेनेई 2 3 4 मैक्सिमम 4 5 दिन के अंदर उखड़ जाएंगे और उनको भागना पड़ेगा। हम्म। मेरी जो कुछ ईरानी मित्रों से संपर्क है, वो बता रहे हैं कि प्लेन रेडी है तेहरान एयरपोर्ट पर मास्को को उड़ने के लिए, सामान भी उसमें भरा जा चुका है। खाली खमनई साहब को उसमें बैठना है। वो अनफोल्डिंग सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका लड़े न लड़े वो एक बात है, लेकिन जिस तरह से खमनई की मुल्ला सरकार आम लोगों का कत्लेआम ईरान में कर रही है, उसकी भर्त्सना भरपूर होनी चाहिए। हम सब डेमोक्रेट हैं, हम्म। डेमोक्रेटिक राइट के लिहाज से ह्यूमन राइट का ये सीरियस वायलेशन है, और तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज को इसका जो है कॉग्निजेंस लेके एडिक्वेट स्टेप उठाना चाहिए और भर्त्सना एटलीस्ट करनी चाहिए। अगर ह्यूमन राइट कहीं भी एग्जिस्ट करता है किसी के दिलो और दिमाग में, तो उनको उसकी आवाज उठानी चाहिए। आज ईरान के लोग डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, मुल्लाबाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये मध्य पूर्व में एक अनोखा मूवमेंट है जिससे दुनिया को सीख लेनी चाहिए, और जो रूलर आस पड़ोस वाले हैं उन पर भी असर पड़ेगा। अगर खमनई उखड़ते हैं तो वो भी उखड़ेंगे। तो ये बहुत कुछ अभी अनफोल्डिंग होना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। नहीं, लेकिन सिचुएशन का भी क्या बनता दिख रहा है। मैं उस्तुक साहब से जानकारी चाहूंगा कि डर दोनों तरफ से है, इधर से भी है उधर से भी है। खामनेई को डर है कि उनकी सत्ता चली जाएगी, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो प्रो वेस्ट हो या प्रो यूएस हो, प्रो यूरोप हो, प्रो इसराइल हो। यहां अमेरिका को डर है कि हमारे बेसिस को निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट जो है वो पूरा एकदम बारूदी बवंडर में घिर जाएगा अगर ईरान ने रिटालिएशन शुरू किया और अपने मिसाइल्स दागने शुरू किए। हमने, जैसे कि आशीष जी बता रहे थे मेजर साहब, कि हमने सिचुएशन देखा था अभी जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, तो ईरान ने स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया था। एक दो नहीं, हजारों की संख्या में ड्रोन्स आए थे अटैक करने के लिए और इजराइल को निशाना बनाना शुरू किया था। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम भी उस समय धरी की धरी रह गई। तो रिस्क तो दोनों तरफ से है उसूर साहब। जी, रिस्क तो दोनों तरफ पैर भी है और सारा जिहा पर भी है। क्योंकि हम तुर्की
जो ईरान की पड़ोसी मुल्क है, हम ईरान में कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहता, क्योंकि ये अकेला ईरान और इसराइल या यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कोई रिस्क नहीं होगा, उनकी पड़ोसी मुल्क के लिए भी होगा। इसीलिए मैं ये असल में ये बात कहना चाहता हूँ, इधर आपकी जो मेहमान भी इसी सिलसिले में बातें किया है, हमें एक नया केओस वाला सदी में तैयार होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अभी ताकतवर मुल्कों के जो कुछ चाहता उसी करने के दरवाजे दूसरा ताकतवर लोगों पर भी खुला कर दिया है। इसीलिए ईरान की और इसी किस्म की दूसरा खेल ग्रीनलैंड में देख लेंगे और कनाडा में भी देख लेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा को भी अपने वो मुल्क में जम करना चाहते हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स को वेनेजुएला में रोकवाना चाहिए। अगर उधर नहीं रोकेगा तो उनकी कोई हाथ नहीं होगा। तो हम अभी देखते हैं ना ईरान के बारे में, ट्रम्प साहब कुछ बातें करता, लेकिन ये कोई लीगल बातें नहीं है। अगर ईरान में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ तब्दीली आएगा, वो तो ईरान के लोगों के हाथों से आना चाहिए। इसीलिए जैसा आप बता रहे हैं, ईरान के लिए भी रिस्क है और यूनाइटेड स्टेट्स और जो रीजनल कंट्रीज है उनके लिए भी रिस्क अभी है। और मिडिल ईस्ट के लिए भी रिस्क है। आप सही कह रहे हैं, रिस्क ओवरऑल मिडिल ईस्ट के लिए है और इंक्लूडिंग एशिया के लिए भी है। मैं देवनाथ सरकार इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगा। अगर अमेरिका इधर आया तो फिर मिडिल ईस्ट जलेगा, तो सब सारे मुल्क इधर चपेट में आएंगे और इसके दरमियान इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो जाहिर बात है आसपास के देशों पर इफेक्ट पड़ेगा। अमेरिका बहुत कोशिश करेगा कि ये एक स्विफ्ट ऑपरेशन हो। जैसा मैंने पहले कहा, पहले अमेरिका इंतजार करेगा कि ईरान अपने इंटरनल रेवोल्यूशन की जो इंटरनल जलसे प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी है, उसी के हिसाब से ईरान की जो यंग जनरेशन है, जेनजी जैसा एक एटमॉस्फेयर है, इन्हीं के द्वारा सत्ता परिवर्तन हो जाए। अगर नहीं हुआ तो अमेरिका हो सकता है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हवाई हमले करे। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पोजीशन किया है भूमध्य सागर में, अरब सागर में यूएस वॉरशिप रेडी हैं क्रूज मिसाइल फायर करने के लिए। डियागो गार्सिया में अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स भी तैयार है बॉम्बिंग के लिए। सबसे बड़ी बात है, इजराइल को भी आगाह कर दिया गया है कि जैसे ही संकेत मिले तो हर रोज 100 और कभी 200 फाइटर बॉम्बर से ईरान के ऊपर हमला करे। क्या आसपास के देशों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इराक जो है इस पूरे युद्ध में तटस्थ रहना चाहेगा जी। अभी बगदाद में जो सरकार है वो अमेरिका की मदद से टिकी हुई है बगदाद में, लेकिन इराक में बड़ी तादाद में शिया लोग रहते हैं और इराक की जो बगदाद की सरकार है वो भी कुछ सपोर्ट शिया से लेती है और शिया लोगों को जो इराक में जो शिया है उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। तुर्की और अजरबैजान इस युद्ध में एकदम नहीं पड़ना क्योंकि कुर्दिस्तान में जो तुर्की का जो एस्तोनिया, पूर्वी तुर्किस्तान जो है तुर्की है, एनातोलिया, वहां पे लड़ाके लड़ रहे हैं और वो अपने लिए खुद फंसे हुए हैं तुर्की के लोग। अफगानिस्तान अपने युद्ध में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सर, लेकिन देखिए, पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका रिझाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के नेवल बेस जैसे पसनी है या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो एयर बेस हैं उसका इस्तेमाल इजाजत मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान में जो आम आवाम है, खासतौर से पाकिस्तान में गाँव में कस्बों में जो लोग हैं, वह इसके लिए एकदम तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन या पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका को परमिट करती है कि पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के समुंदर या पाकिस्तान के आसमान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ यूएस की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स करे, तो पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ काफी शोर मचाएंगे और पाकिस्तान की सरकार PMLN या आर्मी फिलहाल इस हालत में नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम को नाखुश करे। जी दत्ता सर, क्या लग रहा है आपको?
क्या विकल्प ईरान के पास और क्या विकल्प अमेरिका के पास? देखिए, ईरान के पास तो एक ऑप्शंस चॉइस है कि भाई कैसे, पहली बात ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, जो खाना जंगी चल रही है, पहले इसको किस तरह से काबू किया जाए। और ये एक ऐसी स्पार्क है जो एक इन्फर्नो में तब्दील हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल इस पे काबू पाया जा सकता है। और इसको अमेरिका पुरजोर इसमें घी डालने का काम कर रहा है। और अमेरिका ये चाह रहा है कि साहब बिना किसी काइनेटिक ऑपरेशंस में आए हुए अगर वहाँ मतलब हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि खुमनाई साहब वहाँ से रूस की तरफ पलायन कर सके। रही बात बाकी के देशों की, क्योंकि देखिए जो ईरान का गाइडेड मिसाइल गाइडेड सिस्टम है, बिकॉज ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस थी और करीब 5-6 ऐसे देश हैं जो हवाई जहाज वगैरह या एवियोनिक्स में डील करते हैं, और उन देशों ने ईरान को कोई भी मतलब जहाज देने से मना कर दिया था। तो उन्होंने एक ऑल्टरनेट, ये विकल्प के रूप में अपने जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको बढ़ाया है। और इस पे अभी आप देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से करीब 5 या 6 हवाई जहाज रशिया से ईरान में लैंड किए हैं। अब उसके अंदर क्या सामरिक सामग्री आई है, किस तरह के हथियार आए हैं, वो ईरान ही जानता है, और ईरान उनको कब इस्तेमाल करेगा। और खोमनई सरकार के लिए भी ये लास्ट डिच एफर्ट है। लेकिन अमेरिका, जैसा अभी देवनाथ साहब ने भी बताया कि साहब वो कोशिश करेगा कि साहब इजराइल की तरफ से भी प्रेशर उस पर रहे, क्योंकि इजराइल और ईरान भी कट्टर दुश्मन है। लेकिन अमेरिका को ये भी समझना चाहिए कि साहब अमेरिका ने कोई युद्ध अभी तक जीता नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट में तो आप माहिर हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन एस्केलेट होगी तब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी भी बिल्कुल ढलान पे है, और अमेरिका में खुद ट्रम्प साहब का काफी विरोध हो रहा है। तो इस विरोध के चलते हुए वो मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अमेरिका में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। वो इस सिचुएशन को एनकैश करना चाहेंगे, क्योंकि ये जिसे कहते हैं कि ये एक ऐसा विकल्प है कि जिसमें, क्योंकि आजकल देखिए वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी। जिस तरह की पोस्चरिंग आजकल अमेरिका कर रहा है तो सिर्फ वो प्रेशर टैक्टिक्स है, वो हवाबाजी कर रहा है बेसिकली, अगर हम अपनी भाषा में समझे तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पावर प्रोजेक्शन रण कौशल का एक बहुत अहम हिस्सा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ। ट्रम्प साहब के अगर स्टेटमेंट आप देखें तो वो हर चीज में ये कहते हैं कि साहब आज हम क्यूबा को ले लेंगे, आज हम वेनेजुला के, मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुका हूं, अभी मैं कोलंबिया की तरफ कूच करूंगा, ग्रीनलैंड मेरा हो ही चुका है। तो इस तरह के वक्तव्य वो दे रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जी, हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन हर शेर को एक सवा शेर मिलता है। और जिस तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दत्ता सर ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को इन्होंने झालमुड़ी बना दिया है। मतलब मतलब कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ ट्रंप ही पॉलिसी है। ट्रंप ही फर्स्ट है, ट्रंप ही लास्ट है, ट्रंप ही आगे, ट्रंप ही पीछे है, ट्रंप ही ऊपर, ट्रंप ही नीचे है, हर जगह ट्रंप ही ट्रंप है, और उनका ही ट्रंप कार्ड है। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं पूरी दुनिया में। यूएन बेकार है, नेटो बेकार है, ब्रिक्स बेकार है, रशिया बेकार है, चाइना बेकार है, इंडियन इकोनॉमी डेड है। क्या आदमी है ये। और इससे, जैसे कि मेजर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई इसने पूरी दुनिया को एक केओटिक सिचुएशन में लाके फंसा दिया। अब सवाल यह है कि यहां से जब अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस पर तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो कुछ क्या कर सकता है, मेजर साहब से इस पर जानना चाहेंगे। मैं सुधीर सर आपके पास आ रहा हूं। मेजर साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे उन लोगों ने पहले एयर बोम्बार्डमेंट किया था, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, हो सकता है कि आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का वो इस्तेमाल फिर करेंगे, क्योंकि उसमें उनके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसमें उनका मैन पावर लॉस नहीं होगा, वो अपने ट्रूप्स को आगे नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे वो निश्चित रूप से मात खाएंगे। और जैसे ही कैजुअलिटी होगी तो उनके जो अमेरिका के अंदर जो ट्रंप पे बनने वाला दबाव है वो एकदम से बढ़ने लगेगा। तो ट्रंप, मुझे नहीं लगता कि वो सोल्जर्स को जो है आगे करना चाहेंगे, वो केवल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहेंगे जिसमें उनको रिएक्शन मेजर साहब क्या होगा, उसका रिएक्शन देखिए ना। मिडिल ईस्ट में 19 एयर बेसेस हैं या आर्मी बेसेस हैं यूएस के, इजराइल बगल में बैठा हुआ है, तो फिर
वो ड्रोन्स, ईरान के मिसाइल्स, वो उन्होंने किसी दिन सजाने के लिए थोड़ी रखे होंगे कि इसको प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में लगाएंगे। वो भी तो फायर करेंगे ना सर। तो उसके बाद क्या होगा सर? वो वाला सिचुएशन एक बार बताइए ना। ये तो बिल्कुल निश्चित है, और पिछली बार उन्होंने किया भी था, पूरे विश्व ने देखा। और यही वजह है कि अमेरिका उस टाइम रुक गया था, क्योंकि अमेरिका को ऐसी शायद या तो उम्मीद नहीं थी, या उनका जो कैलकुलेशन था वो ये था कि वो बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो एकदम से पूरा एडवांटेज जो है वो अमेरिका के पास रहेगा, जो कि अमेरिका को नहीं मिला था। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी खोमेनी जो है वो, मुझे नहीं लगता कि पलायन करेंगे। मुझे लगता है कि वो वहीं से लड़ेंगे। उनको भी अगर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने दुश्मन को काफी समझा होगा। तो वो भी, और आप याद करिए कि एक जमाना था जब ईरान और इराक जो है कुछ 15 साल तक लड़ते रहे थे। तो जो देश 15 साल तक लड़ सकता है, अमेरिका तो 15 दिन भी नहीं लड़ पाएगा उस तरीके से। ये एक फैक्ट है। आप सुपीरियर टेक्नोलॉजी लेकर के कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन जमीन पे आके लड़ना होगा। तो हमने देखा है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो थे, जब इराक में वॉर की बात हुई थी, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे गर्मी में कि हमारे टैंक्स में एसी नहीं है तो हम नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तो हाल है इनका। तो वो देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। और अगर आप इमेजिन करिए कि अगर पुतिन ने अपनी एक कोई भी फ्लीट जो है मूव कर देते हैं, सिर्फ मूव कर देते हैं, तो पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा। अगर सिर्फ एक फ्लीट मूव करी पुतिन ने अपनी, तो आप देखेंगे कि ये सब पीछे चला जाएगा, ये बयानबाजी भी बंद हो जाएगी। मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं। पुतिन ने फ्लीट मूव कर दी, यूएस आ गया। वैसे आप कह रहे हो यूएस फुट सोल्जर्स बहुत मजबूत नहीं होते, वो ग्राउंड पर लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो MQ-9 रीपर का इस्तेमाल करके आसमान से बम बरसा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर पुतिन ने भी फ्लीट डाल दी, अमेरिका उधर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इधर मिडिल ईस्ट में थोड़ी हलचल तेज हो गई, इधर इस्लामिक नेटो अलग बन रहा है, तो ये तो पूरा 2026 का बेड़ा गर्क होना तय है। और शुरुआत ये अमेरिका, मुझे लगता है कि अगर ईरान में अटैक कर दे तो वहीं से हो जाएगा। सुधीर सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सवाल ये है कि ये इस्लामिक नाटो वाटो बनना नहीं है, ये सब तो पैतरेबाजी है। उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो नाटो बना पाए, क्योंकि नाटो बनाने के लिए उनको एक फोर्स चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पूरा ईरान का मामला है, ये आप और हमको समझना चाहिए कि ये जनता का आंदोलन है। तो कौटिल्य ने भी कहा है, सुंजू जो चाइनीज फिलोसफर हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में कहा है कि वॉर मस्ट बी द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को बिल्कुल रिजीम चेंज का काम करना चाहिए, उसमें जलते आग में घी प्रवाह करना चाहिए, लेकिन सीधे हाथ नहीं डालना चाहिए। हम पूछ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि अगर कुछ बॉम्बार्डिंग भी अमेरिका कर गया, मान लो तेहरान के प्रेसिडेंट्स प्लेस को उड़ा गया या खोमेनी के घर को उड़ा गया, तो उससे मिलना क्या है? क्या मिलना है उससे? रिजीम चेंज नहीं होगा। रिजीम चेंज तो ईरान की जनता कर रही है। जिस मशक्कत से, जिस शिद्दत से ईरान की जनता सरजमीन पर लड़ रही है, वॉर जैसी सिचुएशन है, पूरे ईरान की सेना, सिविल ईरान वॉर की कह जनता लीजिए, को ही बिल्कुल मार सही रही कह रहे हैं है। आप। अजीब सा सिचुएशन, सिविल वॉर सिचुएशन है पूरा। तो सिविल वॉर हो चुका है, और इसमें सिर्फ तेल डालना चाहिए अमेरिका को, और तमाशा बाहर से देखना चाहिए। उनके बम गिराने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता मरेगी मुफ्त में। जनता ऐसे भी ईरान के सेना के हथियारों से मारी जा रही है। तो इसको एक इशू बनाना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। डिप्लोमेसी यहां ज्यादा काम करेगी, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। अब कितना ये ट्रंप और उनके सलाहकारों के दिमाग में ये बात घुसता है, ये तो ट्रंप ही जाने, चूंकि ट्रंप क्या सोचते हैं तो ट्रंप के अलावा किसी और को पता नहीं है। इवन विदेश मंत्री जो उनके हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई मतलब नहीं है। अभी आया कि वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट को बिल्कुल पता ही नहीं चला कि वेनेजुएला से मदुरो जो है न्यूयॉर्क लैंड कर चुके। तो ये सारा चीज अच्छा, है, एक इंपॉर्टेंट लेकिन अपडेट है सुधीर सर, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। ईरान पर अमेरिकी अटैक के हमले की आहट के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन करके ईरान और आसपास के इलाकों की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर आगाह किया है, चर्चा की है, और एस जयशंकर ने खुद इस फोन कॉल की पुष्टि की है। इससे एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी जयशंकर से बातचीत की थी। ये मुझे लग रहा है, ये जो टेंटेटिव मामला लग रहा है कि अमेरिका 1-2 दिन में घुस जाएगा ईरान में। सुधीर जी, देखिए, अब ये तो पता चल जाएगा 1-2 दिन में घुस जाएगा। जहां तक भारत की बात है, तो भारत तो एक बढ़िया सा बयान दे देगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पालना करनी चाहिए सारे पक्षों को।
इसके अलावे तो भारत के हाथ में कुछ है नहीं नहीं, मैं क्योंकि कह रहा हूं ये ये जो ऐसी लड़ाई है जिसमें भारत ये जो जो है सिर्फ क्वेश्चन सलाह है, मशविरा ही दे सकता अमेरिकी विदेश मंत्री भी कनेक्ट कर रहे हैं, ईरानी विदेश मंत्री भी कनेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि दिसंबर 2021 में जब पुतिन आए थे यहां पर, और 2022 फरवरी में जाकर जो लड़ाई शुरू हो गई थी रशिया यूक्रेन की, मैं बस डॉट को कनेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और कोई बड़ा एक्शन हो सकता है।